हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा जनरली मैक्सम गिलबर्ट मेथड पे। मैक्सम गिलबर्ट मेथड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए एक मेथड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड को उसका अदर नेम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है। और उसी तरह से मैक्सम गिलबर्ट मेथड हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, गिलबर्ट नाइट के साइंटिस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर किया था, इसी उन्हीं के बेसिस पे इसका नाम मैक्सम गिलबर्ट मेथड रखा गया। किसके लिए यूज़ होगी? डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। जनरली किसके लिए यूज़ होगी? डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ की जाएगी। 1970s के अराउंड, मिड ऑफ 1970s में इस मेथड को डिस्कवर किया गया था। इस मेथड को मैक्सम गिलबर्ट मेथड के अलावा एक और नाम से जाना जाता है जो हमें ध्यान रखना है, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड हमें नाम से समझ में आता है, मतलब केमिकल को यूज करके डीएनए की सीक्वेंस को डिग्रेड करेंगे। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। जैसे हमने देखा था सेंगर्स मेथड को चेन टर्मिनेशन मेथड, क्यों? क्योंकि उसमें चेन को टर्मिनेट करके उसकी सीक्वेंस का पता लगाया जाता था। उसी के बेसिस पे इस मेथड में केमिकल को यूज करके उसकी सीक्वेंस का पता लगाया जाएगा। किस केमिकल को यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये सब कुछ हम इसकी मैकेनिज्म में डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी डाउट हो अब बिल्कुल पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड। हमने बेसिक तो देख लिया कि गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसे केमिकल डिग्रेडेशन मेथड्स कहा जाता है। बट इस मेथड में होगा क्या? सिंपल सी बात है, यदि आपको डीएनए के सीक्वेंस का पता करना है तो हमें डीएनए चाहिए। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं हम, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के थ्रू क्या आप उसकी सीक्वेंस का पता लगा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के थ्रू हम किसी भी डीएनए के सीक्वेंस का पता नहीं लगा सकते। तो उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट करना होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा? हीट ट्रीटमेंट देके उसका डीनेचुरेशन कराया जाएगा। क्या करेंगे? अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसको क्या करेगा? हीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसके थ्रू उसका डीनेचुरेशन होगा। उसके बीच के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डीनेचुरेशन। ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली आपकी डीनेचुरेशन, ठीक है। हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होगी इसकी लेबलिंग करना। इस मेथड में आपको डीएनए को लेबल्ड करना होगा। डीएनए का एक एंड 5 डैश एंड होता है और ये 3 डैश एंड होता है। डीएनए के एक एंड को आप रेडियो लेबल्ड करोगे। डीएनए के 5 डैश एंड को रेडियो लेबल्ड किया जाता है, क्योंकि हमें पता है 5 डैश एंड पे क्या है? उसके फॉस्फेट ग्रुप है। इस कारण उसे P32 से रेडियो लेबल्ड कर दिया जाता है। किसे? P32 से जनरली क्या किया जाता है? उसे रेडियो लेबल्ड कर दिया जाता है। जैसे ही उसे P32 से रेडियो लेबल्ड, हमें पता है डीएनए का ये वाला एंड कौन सा होगा? इसका 5 डैश एंड, जिसपे फॉस्फोरिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये 3 डैश एंड, जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। 5 डैश एंड को रेडियो लेबल्ड कर देंगे। किससे? P32 से रेडियो लेबल्ड कर दिया जाता है। अब कैसे P32 से रेडियो लेबल्ड करेंगे? उसके 5 डैश एंड को सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज से रिएक्ट कराएंगे। हमें पता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में शुगर होती है जनरली। ये यहाँ पे उसका नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो भी होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये वाला पोर्शन उसका क्या होगा? बेसिकली CH2। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़े होते हैं? जनरली ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। सबसे पहले ये आपका H OH, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियोटाइड्स की। अब क्या करेंगे? उसके 5 डैश एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके जो फॉस्फेट, बेसिकली PO4 वाला ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे किसके? रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट से। तो कैसे? सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कराएंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज से। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? इसके फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करेगा और इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम से ट्रीट कराएंगे। एल्कलाइन फॉस्फेटेज से फॉस्फोरिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो होगा इस फॉस्फोरेट की जगह रेडियो लेबल्ड P32 को ऐड कर देगा। जैसे ही रेडियो लेबल्ड P32 ऐड हुआ, मतलब उसका 5 डैश एंड हमने लेबल्ड करा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के 5 डैश एंड को हम कैसे रेडियो लेबल्ड कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीटमेंट होगा, उसका फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करेंगे और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम आएगा जो उसके उस फॉस्फोरिल की जगह रेडियो लेबल्ड P32 को ऐड कर देगा।
ठीक है, अब हमने क्या किया, 5' एंड रेडियो लेबल्ड हो चुका है। अब प्रोसेस कैसे चलेगी, जैसे ही 5' एंड रेडियो लेबल्ड होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 ट्यूब्स यूज करेंगे हम, बेसिकली 4 ट्यूब्स को यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो बिल्कुल पूछेगा। 4 ट्यूब्स लेंगे हम, हर ट्यूब के अपने अपने रिएजेंट्स होंगे और केमिकल्स यूज करेंगे। 4 ट्यूब्स में क्या क्या होगा, फर्स्ट ट्यूब में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि रेडियो लेबल्ड था, रेडियो लेबल्ड डीएनए को डालेंगे, ठीक है, ट्यूब्स में। हर ट्यूब में हम डीएनए टेम्पलेट्स को तो डालेंगे ही सही, सब ट्यूब में हमने डीएनए टेम्पलेट्स को डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हर ट्यूब को अलग अलग केमिकल रिएजेंट से ट्रीट कराएंगे। अब किस ट्यूब को कैसे ट्रीट कराएंगे, फर्स्ट ट्यूब, सेकंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब और फोर्थ ट्यूब। केमिकल रिएजेंट्स ही हमको ध्यान रखना है कि किस ट्यूब को किस केमिकल रिएजेंट से ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट ट्यूब को जब हम फॉर्मिक एसिड डालेंगे, फर्स्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, फॉर्मिक एसिड। सेकंड ट्यूब में हम डालेंगे डाइमिथाइल सल्फेट, सेकंड ट्यूब में क्या डालेंगे, डाइमिथाइल सल्फेट, DMS। थर्ड ट्यूब में हम डालेंगे हाइड्रोजीन केमिकल, हाइड्रोजीन। और फोर्थ ट्यूब में डालेंगे हाइड्रोजीन प्लस NaCl, हाइड्रोजीन प्लस NaCl सॉल्ट, NaCl सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन होगी कैसी, जैसे ही हमने फॉर्मिक एसिड को डाला, फॉर्मिक एसिड सबसे पहले जो आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, अब इसमें मॉडिफाइड करेगा, जिसमें भी प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होंगे उनको मॉडिफाइड किया जाता है। फॉर्मिक एसिड जैसे ही डालोगे, फॉर्मिक एसिड जनरली प्यूरिन्स पे अटैक करेगा और उनमें भी एडेनिन प्लस ग्वानिन को मॉडिफाइड करने का काम करेगा। एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन्स हैं उनको मॉडिफाइड कर देगा कौन सा, फॉर्मिक एसिड। मॉडिफाइड करना मतलब ये जनरली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे अटैक करेगा और उस बॉन्ड पे केवल एडेनिन और ग्वानिन के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक करेगा और उस प्यूरिन को मॉडिफाइड कर देगा या एप्यूरिनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा फॉर्मिक एसिड, जिस भी टेम्पलेट में जहां पर भी एडेनिन और ग्वानिन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डाइमिथाइल सल्फेट जो होगा, डाइमिथाइल सल्फेट केवल ग्वानिन जो प्यूरिन्स होगा उसको मिथाइलेटेड कर देगा। ग्वानिन प्यूरिन्स को क्या करेगा, जनरली मिथाइलेटेड कर देगा, उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा और उसे मिथाइलेटेड करने का काम करेगा, मतलब ग्वानिन को मॉडिफाइड किया। हाइड्रोजीन जो होगा वो साइटोसिन प्लस थाइमिन, ये पिरामिडिन को मॉडिफाइड करेगा, पिरामिडिन रिंग को हाइड्रोलाइज कर देगा, उसकी रिंग को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी रिंग को हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोजन प्लस NaCl जैसे ही इसमें सॉल्ट डाल दिया जाएगा वो सबसे पहले अटैक करेगा साइटोसिन पे, जो पिरामिडिन होगा वो साइटोसिन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने सॉल्ट डाला है, इसमें सॉल्ट डालते से वो थाइमिन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, थाइमिन के हाइड्रोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा, केवल साइटोसिन को ही क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, वो केवल उसकी रिंग को ही डिस्टर्ब करेगा। तो हर रिएजेंट्स आपने देखा होगा कि हर रिएजेंट्स किसी ना किसी न्यूक्लियोटाइड्स को या बेसिकली किसी ना किसी नाइट्रोजनस बेस को मॉडिफाइड कर रहा है। हर रिएजेंट्स का क्या है, केमिकल डिग्रेडेशन में केमिकल्स बेसिकली बेसिस को मॉडिफाइड कर देते हैं। किस किस बेस को, यही ध्यान रखना है इसमें। फॉर्मिक एसिड प्यूरिन्स को मॉडिफाइड करता है, एडेनिन और ग्वानिन को मॉडिफाइड करेगा। डाइमिथाइल सल्फेट ग्वानिन, केवल ग्वानिन को मॉडिफाइड करेगा। हाइड्रोजन साइटोसिन और थाइमिन को मॉडिफाइड करेगा। और हाइड्रोजन और NaCl, जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ उसमें NaCl डाला या सॉल्ट डाला, वो थाइमिन को तो इनहिबिट कर देगा मॉडिफिकेशन से, लेकिन साइटोसिन को मॉडिफाइड कर देगा। तो बेसिकली ये हमने चारों रिएजेंट्स देखे और किस किस न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाइड करेगा, किस किस नाइट्रोजनस बेस को मॉडिफाइड करेगा वो देखा। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये डाल देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डालेंगे उसमें पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन, अब ये पाइपेरिडीन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा क्या क्या रिएजेंट्स होते हैं और क्या होता है। जो आपका पाइपेरिडीन होता है ये क्या करेगा, हॉट पाइपेरिडीन, जैसे ही चारों टेस्ट ट्यूब में हॉट पाइपेरिडीन को डालेंगे, हॉट पाइपेरिडीन क्या करेगा, बेसिकली जो मॉडिफाइड बेसिस है, मॉडिफाइड बेसिस के टर्म बेसिकली के फ्रंट साइड को क्लीव कर देगा। मॉडिफाइड, सपोज आपका ग्वानिन मॉडिफाइड हुआ है, यहाँ पे आपकी चेन है ATGCAT, तो ये ग्वानिन यदि मॉडिफाइड हुआ है तो उसके ग्वानिन के इस टर्मिनल को ब्रेक डाउन या उस टर्मिनल को हाइड्रोलाइज कर देगा, उस बॉन्ड को क्लीव कर देगा, ठीक है। तो वो जैसे ही हट जाएगा हमें ये फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही हर बॉन्ड का जो जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स है उस बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है पाइपेरिडीन,
ठीक है। तो अब स्टेप में सब आप टेस्ट ट्यूब जितनी भी ट्यूब्स है उन सब में हम केमिकल्स डाल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पाइपेरिडीन डाल चुके हैं। कहाँ कहाँ क्लीवेज होगा? जहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन मॉडिफाइड होंगे, जहाँ पर ग्वानिन मॉडिफाइड होंगे, जहाँ साइटोसिन और थाइमिन मॉडिफाइड होंगे और जहाँ पर केवल साइटोसिन मॉडिफाइड होगा। जैसे ही क्लीव हो जाएगी आपकी सीक्वेंस, जैसे ही टेम्पलेट में क्लीव हो जाएगी, हमें एवरेज उसके फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे कि किस किस फ्रेगमेंट्स पे क्लीवेज हुआ है। उसके बाद हम रन कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे क्लीवेज होगा एक टेम्पलेट का एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्पलेट है ATGCAGT, ठीक है। इस टेम्पलेट की हमें सीक्वेंसिंग करनी है मैक्सहम गिलबर्ट मेथड के थ्रू। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम डाला था फॉर्मिक एसिड और ग्वानिन, ठीक है। फर्स्ट ट्यूब में देख लेते हैं हम फॉर्मिक एसिड और ग्वानिन फर्स्ट टर्मिनल को क्लीव करता, मतलब उसके फ्रंट साइड पे क्लीवेज होता, बट आगे कोई न्यूक्लियोटाइड ही नहीं, यहाँ तो क्या है फॉस्फोरिल ग्रुप, तो इसमें तो कोई क्लीव होगा ही नहीं, कोई नहीं में ग्वानिन। इसके अलावा यहाँ ये एडेनिन आपका मॉडिफाइड हो जाएगा। फर्स्ट ट्यूब की बात करते हैं कि कितने एवरेज फ्रेगमेंट्स मिलेंगे फर्स्ट ट्यूब में। ये वाला आपका एडेनिन वापस से मॉडिफाइड हो जाएगा। जैसे ही ये एडेनिन मॉडिफाइड हुआ हमें फ्रेगमेंट क्या मिलेगा? ATGC, ठीक है। ATGC ये फ्रेगमेंट मॉडिफाइड हो चुका है, यहाँ से क्लीव हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्या मिलेगा इसके कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली नेक्स्ट और क्या फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं इसके? एडेनिन और ग्वानिन को करना था, फर्स्ट एडेनिन को कर दिया, अब ग्वानिन से रिलेटेड ये ग्वानिन भी मॉडिफाइड हो जाएगा, तो AT बैंड मिलेगा, ये आपका रेडियो लेबल्ड एंड है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ग्वानिन भी मॉडिफाइड है, ATGCA। मतलब हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिले हैं आपके पास? 3 फ्रेगमेंट्स मिले हैं फर्स्ट ट्यूब में। आई होप आपको क्लियर होगा। जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूब में केवल ग्वानिन को मिथाइलेटेड करेगा, ग्वानिन को मॉडिफाइड करेगा, वही वहां से ही क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, पाइपेरिडीन वहीं से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो सेकंड ट्यूब का देख लेते हैं, फर्स्ट ट्यूब। सेकंड ट्यूब में क्या मिलेगा हमें? सेकंड ट्यूब का देख लेते हैं। जहां पर ग्वानिन मॉडिफाइड हुआ तो A और T ये आपका रेडियो लेबल एंड, सेकंड AT ये आपको ब्रेक हो गया था AT, यदि ये वाला रेडियो लेबल्ड होगा ATG, बेसिकली ये रेडियो लेबल्ड हो चुका है आपका ATGA, ये वाला रेडियो लेबल्ड हो गया, मॉडिफाइड हो चुका है, तो ये बेसिकली ATGA यहीं से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो इतने बैंड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ATGC और A, ठीक है। ये सेकंड वाली ट्यूब में मिला हमें। थर्ड ट्यूब में हम देख सकते हैं साइटोसिन और थाइमिन के साथ, यदि साइटोसिन और थाइमिन मॉडिफाइड हुआ मतलब ये साइटोसिन भी मॉडिफाइड है, थाइमिन भी मॉडिफाइड है, तो फर्स्ट रेडियो लेबल्ड A मिलेगा, ठीक है। रेडियो लेबल्ड अब साइटोसिन के केस में ATG मिलेगा, रेडियो लेबल्ड। नेक्स्ट कहाँ से? थाइमिन वाला ये वाला पोर्शन चला जाएगा, तो ATGCA और G, ठीक है। ये बैंड मिल जाएगा थर्ड वाली ट्यूब में। हाइड्रोजन केवल साइटोसिन को मॉडिफाइड करेगा, थाइमिन को इनहिबिट कर देगा, तो क्या क्या मिलेंगे? साइटोसिन के केस में रेडियो लेबल ATG, रेडियो लेबल बेसिकली ATG। अब यहाँ पे साइटोसिन कहीं है ही नहीं, तो ये वाला बैंड मिल जाएगा बेसिकली हमें। जहां पर भी मॉडिफिकेशन हुआ है केवल उसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसके पहले किसी भी विदाउट मॉडिफिकेशन वाले बेसिस को के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही हमें ये सारे बैंड्स मिलेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराएंगे। आपने पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराया, चारों वेल्स में चारों ट्यूब्स के रिएजेंट्स को डाला, ठीक है। यहाँ पर आपने डाला एडेनिन ग्वानिन को, यहाँ पे ग्वानिन को। थर्ड ट्यूब में था आपके पास साइटोसिन प्लस थाइमिन और फोर्थ ट्यूब में था साइटोसिन। अब आप देखोगे कैसे बैंड्स मिलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फर्स्ट ट्यूब का रीजन हमने फर्स्ट वेल में डाला, सेकंड ट्यूब का रीजन सेकंड वेल में, थर्ड ट्यूब का रीजन थर्ड में और फोर्थ ये वाला बैंड फोर्थ में, ठीक है। ये थर्ड का और ये सेकंड वाला बैंड। अब कैसे रिएजेंट्स होंगे? सबसे हमें पता है कि जिस फ्रेगमेंट का साइज सबसे छोटा होगा वो फ्रेगमेंट सबसे फास्टर मूव करेगा। जिस फ्रेगमेंट का साइज सबसे छोटा होगा सिंगल बैंड सबसे फास्ट मूव कर जाएगा। कहाँ पे? थर्ड वायल में। ये थर्ड वायल में हम देख सकते हैं सबसे फास्ट एडेनिन वाला। इसके अलावा और भी है क्या? नहीं है हमारे पास। सेकंड स्टेप में 2 न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड 2 वाले जो हमें कहाँ मिले हैं? 5 डेशन पे फर्स्ट वायल में मिले हैं, फर्स्ट में। इसके अलावा सेकंड में भी मिले हैं, सेकंड वाले में भी मिले हैं। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड वाला, थर्ड बैंड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड 3 वाले देख लेते हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ में मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा थर्ड वायल में ATG दोनों में मिला हमें। ओके, नेक्स्ट 4 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 थे। ओके, 4 न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट वायल में, 4 न्यूक्लियोटाइड, 5 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 दोनों में मिलेंगे 5 न्यूक्लियोटाइड्स दोनों वायल में, ठीक है। 6 न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड हमें मिलेगा वायल नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। फर्स्ट ये था साइटोसिन प्लस थाइमिन का बैंड, साइटोसिन प्लस थाइमिन, यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं है, मतलब आई होप ये बैंड है आपका थाइमिन का। किसका होगा? बेसिकली थाइमिन का बैंड होगा। यहाँ पर भी एडेनिन ग्वानिन और ग्वानिन दोनों में कॉमन बैंड मिल रहे हैं, मतलब ये बैंड किसका होगा? ग्वानिन का बैंड होगा सेकंड बैंड। थर्ड बैंड साइटोसिन थाइमिन और साइटोसिन दोनों में मिल रहा है, मतलब ये साइटोसिन का बैंड होगा। फोर्थ बैंड हमें मिल रहा है केवल एडेनिन में मिल रहा है, ग्वानिन में कोई भी बैंड नहीं मिल रहा है, मतलब ये बैंड है एडेनिन का। फिफ्थ पोजीशन पे हमें एडेनिन ग्वानिन और ग्वानिन दोनों में बैंड मिल रहा है, मतलब ये बैंड होगा जनरली ग्वानिन का। और लास्ट पोजीशन पे जो सिक्स्थ होगा वो बैंड मिल रहा है हमें साइटोसिन और थाइमिन में, और साइटोसिन में कोई भी बैंड नहीं मिल रहा है, मतलब इट मीन्स ये बैंड है जनरली आपके किसका? थाइमिन का। तो 5 डैश टू 3 डैश यदि हम इसकी नंबरिंग करेंगे 5 डैश टू 3 डैश, तो हमें बैंड्स कैसे मिलेंगे? T G C A और G। आई होप आपको यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं किया जाता कि डिटेक्शन इस मेथड के थ्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कोई भी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड होगा तो आगे से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की कंडीशन में होगा ही नहीं। दो बॉन्ड के बीच के न्यूक्लियोटाइड को ही पाइपेरिडीन जो है न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड को ही, मतलब जनरली शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा पाइपेरिडीन। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के आगे कोई शुगर बॉन्ड नहीं है, उसका कोई भी न्यूक्लियोटाइड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा है, इसलिए उस बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं करेगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का डिटेक्शन नहीं होगा, बाकी की सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं हमारे पास हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस, सबको सब कुछ इरेज कर सकते हैं और हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस को हम देख लेते हैं पहले। ये थी हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस 5 डैश A T G C A G और लास्ट में T, ठीक है। ये है हमारी, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सीक्वेंस जनरेट किए। फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड छोड़ देते हैं, T G C A G, ये सीक्वेंस एज इट इज हमें मिल चुकी है, मतलब मैक्सम गिलबर्ट मेथड के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू हम सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। अब इस मेथड में जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने जेल को रन कराया और आपको अलग अलग बैंड्स मिल गए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसको एक्सरे फिल्म पे, इन बैंड्स को एक्सरे फिल्म पे कॉपी कर लिया जाएगा और उस एक्सरे फिल्म को ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम बैंड्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली मैक्सम गिलबर्ट मेथड्स। इस मेथड से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।